आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये न्यूटन के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है और एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। जैसे याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग निकालते थे, तो ये इस बात का आइडिया लगाते थे कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज वहाँ पे आया तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करी और कम आई, इसका मतलब ऑब्वियस है कि अगर बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। उसी प्रकार पोटेंशियल का हाल है। पोटेंशियल में क्या होता है, मान लीजिए बहुत सीधी सी बात है, इमेजिन करिए, कंसीडर द सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में O पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज है, इसे सोर्स चार्ज कहेंगे, इस फील्ड का चार्ज है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है फील्ड के बाहर, साधारण भाषा में फील्ड के बाहर और टेक्निकल भाषा में इन्फिनिटी, एक चार्ज को आप लेके आ रहे हैं। उस चार्ज को मैं बोलूंगा Q मूविंग। तो ऑब्वियसली आप खुद समझदार हैं कि अगर जब आप B पॉइंट तक लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वर्क आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? छोटा सा ऐसे समझ लीजिए, आप डिस्टेंस वाइज समझ लीजिए कि ये प्लस है, ये चार्ज ऐसे आया तो ये इधर तक आया तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा तो और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यानी वर्क और ज़्यादा करना पड़ा। यानी A पॉइंट तक आते आते, यानी इनफाइनाइट से A तक जाते जाते वर्क ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है, और वर्क डन इनफाइनाइट से B तक आते आते वर्क उतना नहीं करना पड़ा कि थोड़ा करना पड़ा। लेकिन सही तरीके से, अगर साइंटिफिक तरीके से सही तरीके से देखा जाए तो अगर ये प्लस है तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो यहाँ तक लाने में, मतलब ये इसको रिपेल करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने आप को एक्सटर्नल एजेंट मान रहे हैं, हम ही हैं वो जो इस चार्ज को धक्का दे के यहाँ ला रहे हैं। तो बनी बात है, जब ये चार्ज इसको धक्का मारने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जैसे फील्ड के अंदर घुसेगा तो ये चार्ज से भग, ठीक है, तो ये चार्ज जैसे अंदर आएगा तो हम इसको और धकेलेंगे, आगे लेके जाएंगे, तो B पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वो कम होगा। फिर हमें A तक लेके जाना है तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे और ज़्यादा होगा, तो यहाँ तक जाने में और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से A पॉइंट पर पोटेंशियल, A पॉइंट तक ले जाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और B पॉइंट तक ले जाने में वर्क कम करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंगली कि V पॉइंट मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा और कंपैरेटिवली B पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर तक लेके जाएंगे तो वर्क हमको ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अगर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब जिस पॉइंट तक हम गए हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है, और अगर जिस पॉइंट तक ले जाने में वर्क कम करना पड़ रहा है इसका मतलब जिस पॉइंट पे लेके गए हैं वहाँ पे पोटेंशियल कम है। यानी कम पोटेंशियल वाले पॉइंट तक जाने में कम वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल तक जाने वाले पॉइंट में ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट तक जाने में हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका एस्टिमेशन सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये चार्ज Q है, ये डॉट डॉट जो सर्किल बनाया है ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनफाइनाइट से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, टेक्निकल भाषा में इनफाइनाइट से कह देते हैं, मोटी मोटी भाषा में इनफाइनाइट से कह देते हैं। तो इनफाइनाइट से एक चार्ज है, ठीक है, फिलहाल मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर P पॉइंट तक हम लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा भाई। जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है, राइट। तो हमने फोर्स लगा के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक धक्का दिया, चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो वर्क डन हो गया। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू
P। अगर इस वर्क डन में हम मूविंग चार्ज जो है हमारा उससे डिवाइड कर दें, समझ में आ रही बात? मतलब जिस चार्ज को आप यहां से यहां तक लेके आए उसी चार्ज में आप अपने किए हुए वर्क डन से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको उस पॉइंट का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बात को रिप्रेजेंट करता है, अभी मत लिखिए, मैं लिखवाऊंगा अपने तरीके से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर तक लाने में हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर यूनिट चार्ज है सपोज, तो अगर आपको P पॉइंट का पोटेंशियल पता है और P पॉइंट का पोटेंशियल सपोज हाई है, तो इसका मतलब आपको फील्ड के बाहर से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में, फील्ड के बाहर से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जाए और ये पोटेंशियल क्या मिले? कम मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज को अगर मैं फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लेके गया तो मुझे वर्क कम करना पड़ेगा। समझ गए? बहुत आसान है। मतलब प्रीवियस आपने जो चैप्टर्स पढ़े उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। पहला पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब ये आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह तुमको सेम पोटेंशियल मिले फील्ड के अंदर। पहली बात तो फील्ड के पोटेंशियल कहाँ मिलेगा? फील्ड के अंदर मिलेगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पोटेंशियल कहाँ मिलेगा? फील्ड के अंदर मिलेगा, फील्ड के बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, फील्ड के अंदर तुम्हें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते थे। बेसिकली चीज लगभग वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स को बताती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क को बताता है। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हाई है तो फोर्स ज्यादा लगता है, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है तो वर्क ज्यादा करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? बस इतना फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को स्केलर में जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं दौड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं आराम से बता रहा हूं। पहली बात आपको क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कहाँ निकाला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जीरो। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर जहां निकाला भी जाता है तो फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। जैसे Vp लिखा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाला जाएगा। आई बात समझ में? तीसरा स्टेप कैसे निकाला जाएगा, तो उसका तरीका मैंने बताया कि अगर आपको P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो कोई भी चार्ज ले लीजिए आप, उसको फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक लेके जाइए, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो W इंफिनिटी टू P है, यानी वर्क डन बाय U फ्रॉम इंफिनिटी टू P, और फिर उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए जिस चार्ज को आप लेके जा रहे थे, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा? वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिगर बनाने के बाद नीचे लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P inside an electric field can be estimated by, ये हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट माय डियर, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट आ जाएगा इसका वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलॉम, जिसको कहा जाता है
वोल्ट। वोल्ट ऐसे भी लिखा जाता है और VOLT ऐसे भी लिखा जाता है। आई बात समझ में? आगे अब आ जाती है बात काहे की, डेफिनेशन की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, डेफिनेशन अगर आपको बनानी है तो फॉर डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग बचपन से होशियार हैं, डिनोमिनेटर 1 कर दिया जाता है ना। तो अगर Q मूविंग की वैल्यू में +1 कूलम, हिंदी में कहें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इंग्लिश में ये है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रख देते हैं तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, Vp बराबर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। समझिएगा बेटा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है, अभी आप पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। किसने किया वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट ने, हमने किया वर्क डन, वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या करने में वर्क किया, चार्ज को लाने में, कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक, अभी लिखवा देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये कॉपी कर लिया हो तो मैं बोलूं, जल्दी कॉपी कर लो, लिखिए, बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, electric potential at a point inside the electric field is defined as electric potential at a point inside the electric field is defined as work done, electric potential at a point inside the electric field is defined as work done in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to that point, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ, समझ गए ना। हम मान लो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि क्वेश्चन ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कोई चार्ज q दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चार्ज है जिसको बहुत दूर से लाया गया है, इंफिनिटी से। कौन सा चार्ज है वो, Q मूविंग इज इक्वल टू -10 कूलम चार्ज है, ठीक है। और ये बताया गया है, ये गिवन है कि जो वर्क डन करना पड़ा है इनफाइनाइट से P तक लाने में, वो 100 जूल करना पड़ा है, ठीक है। ये -Q चार्ज है, ठीक है, ओके। तो तुम्हें P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन ये बनेगा कि गुरुजी ने चिल्ला के बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अपॉन Q मूविंग होता है, गॉट इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना था, वर्क डन कितना है
100 जूल, ठीक है। और चार्ज कितना हो गया, +10 या -10? कितने लोग +10 कह रहे हैं, हाथ उठाइए। एक। कितने लोग कह रहे हैं -10, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कई लोग हैं, तो कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, कई लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस रखें चाहे माइनस। गुरुजी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, माफ कर लीजिएगा, कि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है। जिस समय चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था लैम्डा सिग्मा रो, उसी वक्त ये चिल्ला के बता दिया था, लिखवा भी दिया था। स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला विद वेक्टर नोटेशन लिखा हो या विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हो, उस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है। तो अगर अभी भी अकल में पत्थर पड़े हैं तो तुम अलग अलग फॉर्मूले में याद कर लोगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू जब भी रखी जाएगी तो विद साइन रखी जाएगी, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए अलग से डायरेक्शन लिखने वाला झाम ही नहीं है। जिसका डायरेक्शन है नहीं है उसका लिखेंगे क्या? आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता और इस फॉर्मूले में क्यू का वैल्यू विद साइन रखा जाता है। तो इतना घिनहा सवाल हमने इसीलिए उठाया ताकि आपका हम ये चेक करना चाहते थे कि आपको पता है कि नहीं पता है कि यूनिट वाला मतलब साइन वाला खेल याद है या भूल गए। -10 वोल्ट समझ गए? -10 वोल्ट पोटेंशियल प्लस में भी आ सकता है, पोटेंशियल माइनस में भी आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी फ़िलहाल आपको हम ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको कॉपी करना हो तो प्लीज़ कॉपी कर लें, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ता हूँ। हर फॉर्मूला, हर फंडामेंटल फार्मूला कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता है, ठीक है। सुनिएगा पंडित जी, हर फंडामेंटल फार्मूला कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता है। और क्या कहता है ये वाला फार्मूला, जरा इसको हम लोग ध्यान से सुने अगर इसकी बात। तो अभी आपने जो सीखा है वो ये था कि अगर हमको वर्क डन बता दिया जाए और कौन सा चार्ज दौड़ा के ला रहे हैं ये बता दिया जाए तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लें। अभी क्या है, आइडिया थोड़ा चेंज है। ये एक चार्ज है जिसकी ये फील्ड है, अभी कोई नोट नहीं करेगा, इसकी ये फील्ड है ना। और ये पॉइंट है P जहां पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। जिसका मोहल्ला उसका भौकाल, है ना। सिंपल सी चीज है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर निकालते हो तो भले ही आप प्यादा टेस्ट चार्ज को बनाते हैं, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी निकलती किसकी है? सोर्स चार्ज की। वैसा ही पोटेंशियल का हाल है। भले ही तुम निकालो कैसे भी, तुमने P पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, तुमने भले ही मूविंग चार्ज का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो पोटेंशियल किसका था? सोर्स चार्ज का था, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? यानी सोर्स चार्ज की वजह से ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है? पोटेंशियल होता है। सोर्स चार्ज की वजह से ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी होती है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अब समझो, इसका मतलब ये बात तो तय है कि अगर ये चार्ज, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, ठीक है, तो 100% ये पॉइंट है P, 100% इस चार्ज की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा। नहीं समझे बात को? वो भी थोड़ी देर पहले तो मैं निकाला भी था, तरीका थोड़ा अलग था। अभी तरीका क्या है? अभी तरीका ये है कि ये आपको दिया जाएगा सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पे वो पॉइंट है ये दिया जाएगा।
आपको याद है, अगर देखिए अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो बेसिक तरीका बताया था, क्या बताया था कि अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो P पॉइंट पर कितना फोर्स लगा था और P पॉइंट पे कितना चार्ज रखा था उसका रेशियो कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ये था फंडामेंटल तरीका। फिर आपको इसी के आगे हमने कराया था कि हम मान लीजिए कि जिसकी फील्ड है वो वाला चार्ज पता है, उससे कुछ दूरी पर फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला कराया था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। राइट। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि अगर आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था तो फंडामेंटल तरीका बताया कि इनफाइनाइट से P पॉइंट तक इतना वर्क किया, अपॉन कितने चार्ज को तुम लेके आए उससे डिवाइड कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब तरीका क्या हो रहा है कि अब जिसकी वजह से पोटेंशियल वहां पर है वो चार्ज दिया जाएगा और उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया जाएगा। फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q/r। पैटर्न वही चल रहा है, ठीक है। जरूरत है सही से ऑब्जर्व करने की। क्लियर। तो मैं ये मान चल रहा हूं कि आपको ये नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप समझो, घर जाके जब रिवाइज करोगे तो अगर रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि किस जगह पे क्या करना होता है, ठीक है। अब मैं बात शुरुआत से करने जा रहा हूं कि सारी चीजों को जोड़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस बात को डिनोट करता है कि चार्ज अगर बाहर से उस पॉइंट पे आया तो वर्क डन वहां तक लाने में ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल हाई है तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, पोटेंशियल लो है तो वर्क कम करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल है किसकी वजह से, जिसकी फील्ड में वो है, ठीक है। आई बात समझ में। आप क्लास में बैठे हैं, इस क्लास की फील्ड में आप मौजूद हैं, ठीक है। तो क्लास किसके दम पे है, मेरे दम पे, राइट, ओके, हाँ बायतुल सर, ठीक। तो अगर मेरी वजह से देखा जाए तो मेरी वजह से आप जहां पे बैठे हैं, आप जहां पे बैठे हैं, जहां पे बैठे हैं, जहां पे बैठे हैं, वो पोटेंशियल मेरी वजह से है, ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई। तो वैसे ही कुछ है। तो दूसरा स्टेप मैंने क्लियर किया कि किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल है तो किसकी वजह से है, उस फील्ड के सोर्स की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। यानी अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि भले ही आपने इस मूविंग चार्ज की हेल्प से पोटेंशियल निकाला है, भले ही आपने मूविंग चार्ज की हेल्प से पोटेंशियल निकाला है, लेकिन वो पोटेंशियल निकला किसका है, सोर्स चार्ज का, इस पॉइंट पर। बात समझ में आया, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या था कि अगर हमें वर्क डन पता चल जाए और कितने चार्ज को मूव करा के ला रहे वो पता चल जाए तो डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कहानी हल्की सी पलटने वाली है। अब कहानी ये है कि आपको ये चार्ज दिया गया है, फील्ड के सोर्स को बताया गया है और इसकी वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो कितनी दूरी पे है ये दिया गया है। ऐसी स्थिति में पोटेंशियल कितना आता है, 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो हेडिंग है हमारी एक्सप्रेशन फॉर, लिखिए, एक्सप्रेशन फॉर electric potential, expression for electric potential at a point inside the, या ऐसे कह सकते हो, expression of electric potential at a point due to a point charge,
बात एक ही है, ठीक है। किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रटवाया था, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E बराबर 1/4π0Q/r² कराया था। उसी प्रकार से यहां बताने जा रहे हैं किसी एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r होता है। r² कर दोगे तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। आई बात समझ में? तो कंसीडर द सिचुएशन, हालात ये हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये मालिक है, इसकी वैल्यू दी जाएगी, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इसकी वजह से ही पोटेंशियल आएगा ये, और ये दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to a point charge is given by Vp is equal to 1/4πε0Q/r। ठीक, क्लियर है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल बेटा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? V = 1/4πε0Q/r। समझ गए? जिसमें Q है हमारा रिस्पॉन्सिबल चार्ज। रिस्पॉन्सिबल चार्ज मतलब जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल चार्ज मतलब जिसकी वजह से आप उस जगह पोटेंशियल निकाल रहे हो। R क्या है? R है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल चार्ज, ठीक है। ओके, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P in following cases। A पार्ट है, ये -10 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है। गिव द साइन ना करके फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक पंथ 2 का काज कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P इन फॉलोइंग केसेस। ये -10 कूलॉम है और ये 1 एंगस्ट्रॉम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पार्ट, ठीक है। ये +5 कूलॉम है, ये O पॉइंट है, ये 9 एंगस्ट्रॉम है, ये P पॉइंट पे है। चलिए करके दिखाइए। देखिए यहां पे अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे, बात ना करें, सॉल्यूशन, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? Vp = 1/4πε0Q/r। P पॉइंट का पोटेंशियल ये हो गया 9 × 10⁹। रिस्पॉन्सिबल चार्ज लिखा जाता है ना, इसकी वजह से निकाल रहे हो तो विद साइन लिखा जाता है -10। कितना डिस्टेंस? 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व कर लेंगे तो 9 × 10⁻20 आएगा। आएगा क्या? वोल्ट।
और इसमें माइनस लगाना ना भूलें। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकालना है। एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पी पॉइंट का पोटेंशियल 9 × 10⁹ रिस्पॉन्सिबल चार्ज लिखा जाता है। कितना है ये? +5। डिस्टेंस कितना? 9 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 9 से 9 रिड्यूस हो गया। Vp = 5 × 10⁻19 वोल्ट। ये प्लस में आया। तो गुरुजी ने एक पंथ दो काज किया है। पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड में हर जगह पॉजिटिव पोटेंशियल ही देता है और निगेटिव चार्ज अपनी फील्ड में हर जगह निगेटिव पोटेंशियल। थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बोला भी था, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज का निगेटिव। उस समय कहा था कि समझा नहीं पाएंगे, अभी समझा दिया। आई बात समझ में? ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज का निगेटिव पोटेंशियल। मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो निगेटिव मिलेगा। ठीक है। आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको लिख लो। ठीक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, फारसी जो भी आती हो उसको लिख लो, उसमें लिख लो। अब भैया पूछेंगे क्या लिखना है, तो लिखना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आता है। ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। यू कैन से पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है। चलिए, आप लोगों ने फॉर्मूला तो समझ लिया, फॉर्मूला कर भी लिया, फॉर्मूले से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला आया कैसे, यानी इसका डेरिवेशन। ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, लिखो डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, derivation for the expression of electric potential at a point, derivation for the expression of electric potential at a point due to a point charge, due to a point charge। ये पो जहाँ होता है, पो, पीओ, पो से पोटेंशियल, पो से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब जहाँ भी पो होता है। ठीक है। आपने उतना कायदे से ऑब्जर्व नहीं किया, हमने बहुत कायदे से ऑब्जर्व किया। जब भी ये पो आया, ठीक है, वो सिस्टम, वो बॉडी, वो अरेंजमेंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ देखा मैंने, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन चलता हुआ देखा। ठीक है। अब ये सारी बातें उसी को समझ में आती हैं जो कायदे से डिटेल में चीज़ों को समझता है। भाई दबे आप लोगों ने तो केवल फार्मूला पढ़ा, वैल्यू धरा, आंसर आ गया, नंबर आ गए, काम खत्म, भले जीरो आ गए। जयराम जी। तो एक बात को दिमाग में रखिए, जब भी पो आता है, ठीक है, तो उसमें ये मान के चलिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ चलती हुई देखें तो समझ जाइएगा कि वो बिना एक्सेलरेशन के चल रही है। कारण है उसका, क्योंकि जब वो बिना एक्सेलरेशन के चलेगा तो उसका स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। वेलोसिटी सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो पो से पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मतलब आपको काइनेटिक नहीं चाहिए। व्हाट द पॉइंट? आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए तो ऐसा काम है क्या वो करोगे काइनेटिक एनर्जी आवे? सोचिए, आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए सपोज, तो आप सिस्टम को दौड़ाओगे क्यों? भाई आप ज़्यादा स्पीड से दौड़ाने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा स्पीड का मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी उसमें आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्क उसको क्या दे रहा है?
काइनेटिक एनर्जी भी तो दे रहा है। वो तुम चले थे क्या करने, केवल पोटेंशियल एनर्जी करने, पोटेंशियल एनर्जी निकालने। आए बस हमने, तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी काम करेगी, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो घड़ी यहाँ पे डाल दी होगी, यानी हम लोग अल्टीमेटली मोटी मोटी भाषा में समझें तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लस Q चार्ज है O पॉइंट पर, और ये बहुत दूर इन्फिनाइट का पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये एक P पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल हमें निकालना है, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक R दे दी गई है, ठीक है। अनंत से यानी इन्फिनाइट से एक चार्ज जिसको मैंने Q मूविंग कहा था उसको मैंने चलाना शुरू किया। अभी भाई साहब रास्ते में है, यहां से चले यहां पहुंच चुके हैं, तो अल्टीमेटली यहां पहुंचना है। पहले समझ लीजिए, छापिएगा बाद में, नहीं तो कुछ लिखेंगे अगले पल पाओगे कि गायब हो गया। चार्ज Q मूविंग मैंने यहां लिखा था, अल्टीमेटली ये चार्ज Q मूविंग यहां पहुंचना है। अभी फिलहाल भैया यहां पे हैं, राइट, रास्ते में है। तो अगर हम इनकी पोजीशन को फिलहाल x कह दें, जो कि वेरिएबल है लगातार, है कि नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यहाँ सरक जाएंगे तो x छोटा हो जाएगा, बोलो, और आगे ले आएंगे तो और सरक जाएगा, और x छोटा हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल जब इन्फिनाइट पे थे तब x की वैल्यू कितनी थी, तो भैया धीरे 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 जब सरक के अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाएंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। लेकिन फिलहाल भैया कहाँ हैं, x पे। आई बात समझ में, यानी मैंने आपको लिमिट्स बता दी, कहाँ से शुरू हो रहा है कार्यक्रम x इक्वल टू इन्फिनिटी से, और कहाँ पे जाके खत्म होगा x इक्वल टू R, ठीक है। अब ये प्लस इस प्लस को धकियाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। लेकिन हम पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले हमने कहा था वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट। ये हो गया FEXT, एक्सटर्नल एजेंट। हम इसको धकिया रहे हैं अंदर, ये धकिया रहा है बाहर, और इस तरीके से धकिया रहे हैं कि एक्सेलरेशन ना हो। इनको ऐसे चलना है कि एक्सेलरेशन ना आवे। नहीं याद आएगा, आप नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन भी बता दूंगा कि ये वाला भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ये ना भूलना, ठीक है। फिलहाल आपको मैं पूरी बात सिखा रहा हूँ। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन किसका बेटा है, नेट फोर्स का। एक्सेलरेशन के पापा कौन, नेट फोर्स, है ना। जब तक फोर्स नहीं तब तक एक्सेलरेशन नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं रखना है तो नेट फोर्स भी नहीं होना चाहिए। अब कहते ये तो चीटिंग हो गया, जमीन पे लोड के बोलो छाती पीटने लगो, दो फोर्स लगे, कहते 0। हाँ तो 0 हो सकता है जब दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए। यानी अर्थात ये तभी संभव है जब हमारे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट रहे, तब तो संभव है। न्यूटन अंकल का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसा वाला कुछ लिखा हुआ है उस तरीके से, उसी स्टाइल में लिखा हुआ, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है, देखने में वैसे ही लग रहा है, ठीक है। क्या है ना, तुम लोग वेक्टर से तुम लोग 36 का आंकड़ा रखते हो, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम हिला के बात करनी पड़ रही है, ओके। अब हम लोग जरा इतिहास में झांकते हैं। हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। गुरुजी सिखाए थे कि पोटेंशियल P पॉइंट में जब निकालना हो तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P में क्या करना होता है, Q मूविंग से डिवाइड करना होता है। अच्छा, ये करना होता है, ठीक है भाई। अगर ये करना होता है तो पहले वर्क डन चाहिए होगा आपको,
क्योंकि जब तक आप वर्क डन की व्यवस्था नहीं बनाओगे तब तक इसको रख के आप वीपी कैसे लाओगे, समझे? तो इसके लिए हमको क्या मिल गया, रास्ता। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सोचने वाली बात। तो रास्ता मिल गया भाई कि जब तक ये वाला आइटम नहीं मिलेगा तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो अब ये वाला आइटम ढूंढते हैं। चलो ठीक है, तो यूजिंग वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? एफ एस कॉस थीटा। ठीक, कुछ तो कह देंगे सर एफ इन टू एस, लफड़ा खत्म, बात फिनिश करो यहीं पे। देखिए, जो लोग जानकारी रखना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कुछ बातें। वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, W बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स या डी आर, फिलहाल x ले रखा है तो dx, इनिशियल x से लेके फाइनल x तक, और एक W बराबर सिंपल f डॉट x। दोनों वर्क डन के फॉर्मूले हैं, एक ईना एक मीना। आई एम वेटिंग फॉर द PTM। ठीक है, हम मीना के भी परिवार को बुलाएंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला एक ये होता है, ये होता है। अब ये वाला नहीं लगा सकते और ये वाला लगा सकते हैं, उसके पीछे बहुत भयंकर तांडवकारी कारण है। वो ये कि जब फोर्स वेरिएबल हो तो ये वाला लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे है। तो कैसे? वो ऐसे, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चार्ज इस चार्ज को धकिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अभी हम रफली आपको समझा रहे हैं सिर्फ ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, बाद में आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सीला से निकाला जाता है, कूलॉम्स को। पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q मूविंग अपॉन बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। भैया भी कहाँ है? x में। तो माय डियर, जैसे जैसे भैया सरकेंगे x कम होता जाएगा और फोर्स, यानी फोर्स वेरिएबल हुआ कि नहीं? यानी कुल मिला के आपको हमने इतनी मगजमारी के बाद ये समझा पाए हम कि वर्क डन अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा f डॉट dx। ठीक है, कहानी अभी बाकी है। वर्क किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने, तो फोर्स भी एक्सटर्नल एजेंट का लिया जाएगा। कहां से कहां तक कार्यक्रम बिठाना है? x इक्वल टू इनफाइनाइट से लेके x इक्वल टू r तक। लेकिन हमें एक्सटर्नल फोर्स के बारे में क्या पता है कि ये है ना। अच्छा, dx क्या है? ये हल्लू हल्लू सरक रहा है, हल्लू हल्लू सरक रहा है। तो पहले से दिमाग लगा के रख लीजिए कि f एक्सटर्नल और dx जब सॉल्व करेंगे, आता है ना a डॉट बी इक्वल टू ab cos थीटा। थीटा चाहिए ना इन दोनों के बीच का, इसका भी मुंह इधर है, इसका भी मुंह इधर है, यानी थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। चलिए ठीक है ना, अब बढ़िया, चकस चकस। तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनफिनिट से r तक। f एक्सटर्नल की जगह माइनस का f ही लिख दूं, चलेगा? चलेगा, कतई चलेगा, चलेगा। अब इसको मैं ओपन करता हूं। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इंटीग्रेशन इनफिनिट से लेके r तक, माइनस बाहर कर दो, ये ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा fe इंटू dx इंटू कॉस 0। चलेगा? चलेगा, कॉस थीटा आता है ना, चलेगा। अच्छा, इसके बाद कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी अभी निकाल के इसलिए बताया था। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, माइनस इन्फिनिटी से लेके R तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q मूविंग, बीच का डिस्टेंस फिलहाल भैया कहाँ है? x पे, और ये क्या हो गया? dx। चलेगा? कतई चलेगा। W बराबर W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
Q मूविंग, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेके r तक, x की पावर -2 dx चलेगा। 1/x², ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p माइनस q मूविंग अपॉन 4πε0। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट से लेके r तक चलेगा, कतई चलेगा। -2 + 1 -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p, ये q मूविंग अपॉन 4πε0 और ये x की पावर -1 हो जाएगा तो 1/x लिख दें, चलेगा, कतई चलेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p q मूविंग अपॉन 4πε0 r रखेंगे तो 1/r बन जाएगा, माइनस 1/∞ बन जाएगा। समथिंग बाय इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 q मूविंग अपॉन r। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार आपने निकाल लिया इक्वेशन नंबर वर्क डन की वैल्यू, और ये उठा कहाँ रख देनी है? फर्स्ट में। काम हो गया है आपका। नहीं समझे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, देखो क्या हो जाएगा, तुम खुद ही समझदार हो। जैसे ही तुम ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो न्यूमरेटर वाला Q मूविंग डिनोमिनेटर वाले Q मूविंग से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या? बस 1/4πε0 बच जाएगा, Q बच जाएगा, और यही तो चाहिए था। क्लियर? कॉपी कर लीजिए।